अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है। हमने देखा कि सबसे पहले पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल के मनाजिर हमें देखने को मिले और उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और अब खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी जो कुछ ख़बरें हैं, या ख़ास तौर पर कराची के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो माली नुकसान है वो भी हुआ है और दीवार गिरने के बायस कुछ अमवात भी हुई हैं। ये अभी इनिशियल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हमने देखा कि इस सारे माहौलियाती तब्दीलियों के दौरान, और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में एक तबाही के मनाजिर हमने देखे, उसके बाद हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने ये वाज़े किया कि वो इस मामले पर या इस सूरत हाल के दौरान सियासत नहीं करेंगे। लेकिन अब दोनों जमातों के या अपोजिशन और हुकूमती जो इत्तेहाद है उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आने का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि आज सेनेट के अंदर जो एंटी टेररिज्म बिल हाल ही में कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था वो आज सेनेट ने भी मंजूर कर लिया है। और इसी दौरान जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने सेनेट के अंदर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जैसे हमने शुरू में सैलाब के हवाले से ज़िक्र किया, तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं, वहाँ पर बारिश और सैलाब की जो पेशगोई है वो की गई है NDMA की जानिब से भी और महकमा मौसमियात की जानिब से भी। इस वक्त सबसे जो ज़्यादा नुकसानात की ख़बरें आ रही थी, जैसे हमने कल भी बुनेर से ये रिपोर्ट किया, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, फिर स्वाबी की सूरत हाल भी वहाँ से जो ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो अब मुराद अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं जो स्वाबी और इन इलाकों को जिन्होंने किया है, और आरिफ हयात हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बुनेर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने कवर किया और अपनी आंखों से वहाँ के मनाजिर भी देखे। बहुत शुक्रिया मुराद और आरिफ वक्त निकालने का। ये मुराद आपसे शुरू करेंगे कि जो बुनेर की सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर वहाँ के मनाजिर तो हमने देखे, लेकिन कल ख़बरें आई कि स्वात और स्वाबी के अंदर भी सैलाब जैसा मंजर था या क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इस वक्त क्या मनाजिर हैं, किस हद तक नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल नाज़िर साहब, बहुत शुक्रिया। और आपका काम में आप खुद गए, आपने खुद भी मुनेर के विजिट किए और तमाम इलाके, तमाम तहसीलें आपने खुद देखे। मुनेर में भी उसके बाद सबसे ज्यादा सैलाब तबाही स्वाबी में भी काफी नुकसान हुआ। अगर इस वक्त मैं खुद स्वात में मौजूद हूँ और आज भी पूरा दिन मैं स्वात के गली कुछ और जो इलाके मुतासिर हुए थे उसका विजिट किया, तो आज सैलाब का स्वात में 5वां दिन है और 5वें दिन गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर जो हुकूमत, जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि जो वफाकी हुकूमत है, दोनों जो है अपने अपने बयानात देते हैं और अपने दौरे कर रहे हैं। तो इस तरह आज लगा कि वफाकी वजीर और ख़ासतन जो परसों वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब ने भी स्वात का भी दौरा किया था, तो ये सिर्फ दौरे कर रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, और आज तक जो है जो मुतासिरीन है वो इस तरह बेरोजगार है और अपने मतलब आपके तहगरों को साफ कर रहे हैं, बल्कि जो गली कूची है, जो रास्ते हैं, वो आज ये अपने मदद आपके तहत के मनाजिर हमने बुनेर के अंदर भी देखे थे। मुराद, आरिफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी बुनेर में मौजूद थे, मुख्तलिफ इलाकों को आपने कवर किया, अभी क्या मनाजिर हैं? जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत दावा कर रही है, किस हद तक सदाकत है? क्या मनाजिर अभी आपने देखे हैं रिसेंटली? देखिए नादिर, बुनेर में रेस्क्यू का जो काम है तो उस पर वक्त लगेगा। कादर नगर को की बात हम करें या बिशुने का जो इलाका है वहाँ की बात करें, तो दोनों पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों के दामन में वाक़ हैं। वहाँ तक भारी मशीनरी पहुँचाना, रेस्क्यू का अमल करना काफ़ी उसके लिए मुश्किलात होंगी। पहले वो रास्ते क्लियर होंगे, उसके बाद फिर उस गाँव तक पहुँचेंगे, वहाँ से फिर वो जो बड़े चट्टान हैं, पत्थर हैं, वो फिर हटाए जाएंगे। तो उसमें काफ़ी वक्त हुकूमत को लगेगा। रेस्क्यू के तमाम इदारों को वहाँ पर अपने सर्विसेज, अपनी खिदमत के अंजामदही में वक्त लगेगा। कम से कम ये जो अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं तो वो 2 हफ्तों से ज़ायद उनको उधर वक्त लगेगा कि वो उस इलाके को पूरी तरह से टेक ओवर करें। फिर उसके बाद ये लोग जो है तो वहाँ पर कुछ काम कर सकेंगे। वो जो चट्टान हैं, जो पत्थर हैं, वो हटाएंगे और नीचे जो बाकियात रह गए हैं तो उसको निकालने में वो
होकर काम कर सकेंगे। एक ये सबसे बड़ा मसला वहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी तक वहाँ पर रेस्क्यू की जो टीम है वो नहीं पहुँच सकेंगे। कोकंदरा, इसके अलावा चगज़ो के इलाके हैं, वहाँ पर पहुँचना काफ़ी ज़रूरी है और वहाँ पर उन लोगों के पास खुराक भी मौजूद नहीं है। तो इन इलाकों में खुराक की तरसील या जो तिब्बी इमदाद है वो बर वक्त और ज़्यादा मकदार में पहुँचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमने माजी में भी देखा है कि जैसे ही सैलाब जैसे वाक़यात रोनुमा हुए नादिर, तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो हैं तो वो फैलनी शुरू हो जाती है। ठीक है मुराद, आपका और आरिफ आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, स्वात, स्वाबी और बुनेर के हवाले से जो अपडेट थी वो आपने सुनी, जो तफसीलात वहाँ से इस वक्त सामने आ रही थी। जैसे हमने कराची का जिक्र किया कि वहाँ से भी कुछ खबरें आ रही थी, वहाँ पर बारिश और एनडीएमए की जानिब से जो एक इम्कान ज़ाहिर किया गया है बारिशों का और सैलाब का। तो अब कराची के हवाले से हम बात करेंगे। हमारी कोलीग अनम मशकूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनम। हम ये खबरें देख रहे थे कि कुछ गाड़ियां, जो बारिश हुई है कराची के अंदर, कुछ गाड़ियां बाज़ मकामात पर फंसी हुई हैं और इसी के साथ साथ ये खबरें भी आ रही थी कि दीवार गिरने के बायस कुछ अमवात भी हुई हैं। कराची की अपडेटेड इस वक्त की क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, क्या मनाजिर हैं? देखिए, कराची में इस वक्त हम बात करें तो शहर की जो अहम शाहराएं हैं तमाम पे ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। अब क्योंकि तकरीबन आधे घंटे से ये बारिश का सिलसिला थमा है, तो कुछ हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक थोड़ा सा मूव होना शुरू हुआ है। लेकिन जो लोग जो है दोपहर से घरों और फिर दफातर से निकले थे तेज बारिश को देखते हुए कि वो घरों की जानिब जाएं, हमने ये देखा कि वो सड़कों पे हमें परेशान दिखाई दिए। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो चुकी थी। सड़कें जो है हमने देखा कि तालाब का मंजर पेश कर रही थी। इस वक्त अगर हम बात करें शहर की मजमूई सूरत हाल की, तो मलीर की साइड पर हमने देखा लोग रस्सियां पकड़ के सड़क क्रॉस करने पर मजबूर हो गए थे। सैलाबी रेले की सूरत में जो पानी था वो फ्लो के साथ। अगर हम बात करें हादसा की, तो बहुत सारे मुतादिद हादसा रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो इस तरह से सामने नहीं आ रहे क्योंकि बहुत से इलाकों में जो है बिजली सुबह से मुअत्तल है, बैटरीज मोबाइल की काम नहीं कर रही। कुछ बच्चे स्कूल के लिए निकले थे, वो घरों को शाम तक नहीं पहुंच सके। हादसा की अगर हम बात करें तो इस वक्त बिग रोड पे इत्तलात है कि 2 बच्चे करंट लगने से जो है हलाक हुए हैं, जबकि गुलिस्तान जौहर में ही बताया जा रहा है कि दीवार गिरी है जिसके बाद 3 से 4 अफराद की हलाकत जो है सामने आई है। मुतादिद गाड़ियां इस वक्त हम देख रहे हैं सड़कों पे फंसी हुई हैं। लेकिन अनम, ये जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशों का, खैबर पख्तूनख्वा, मरी और इस हवाले से सैलाब की सूरत हाल के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने हैं, क्या कराची में बारिश का या सैलाब का इम्कान पहले था या आपको वहाँ पर कोई इंतजामात पहले नज़र आए कि हुकूमत को ये इल्म हो या एडवाइजरी कोई जारी हुई हो और कोई इंतजामात, कोई टीम्स वहाँ पर मौजूद हों? जी बिल्कुल, अलर्ट मौजूद था, लेकिन जो ये अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है वो आज सुबह से वाज़ेह तौर पे सामने आई है। इक़दामात की अगर हम बात करें तो जून के पहले हफ्ते में ही यहाँ पे जो शहरी इंतजामिया है उनकी तरफ से दावे शुरू हो गए थे कि जो मेन बरसाती नाले हैं उनकी सफाई कर दी गई है। लेकिन हमने ये देखा कि जब पहला स्पेल आया तब भी शहर की अहम शाहराएं भर गई थी, तमाम सड़कें जो है वहाँ पे पानी जमा हो गया था। लोग गलियों में जो घर थे, जिनके ग्राउंड फ्लोर पे घर थे, उनके लिए बड़ी परेशानी का ये सबब बन गया था बारिश का पानी। और अब जो ये दूसरा स्पेल है इस पे तो हम हैवी रेन्स देख रहे हैं कितनी जो है बारिश का रिकॉर्ड 100 मिलीमीटर से भी ऊपर चला गया है। तो अब हम देख रहे हैं कि पानी जगह जगह जमा है, अपनी जगह मौजूद है और लोग जो है मुतबादिल रास्तों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा है। इस वक्त शहर पे अगर हम बात करें कराची की, तो तमाम अहम शाहराओं पे, चाहे वो शाहराए फैसल हो, शाहराए पाकिस्तान हो, हैदरी रोड हो, या फिर हम अगर जो एयरपोर्ट रोड की बात करें तो ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से बिल्कुल गायब है। इस वक्त जो लोग दफातर से निकले हैं उनके लिए बहुत परेशानी बन गई है ये बारिश, क्योंकि उनके लिए घर जाना अब किसी इम्तिहान से कम नहीं है। चलें, ठीक है अनम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, की सूरत हाल थी, अनम मशकूर ने हमें उस हवाले से आगाह किया। ये पाकिस्तान का, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि इस वक्त पूरे मुल्क को जो क्लाइमेट चेंज है उसका सामना है, इस हवाले से पहले भी कई खदशात का इजहार किया गया था। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो कानून साजी हो रही है और जो मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, उस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे और वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से
हमने आपको अपडेट किया। अब इस वक्त जो बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, इस हवाले से हम बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब वक्त निकालने का। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल आपके सामने है, कराची और बाकी इलाकों की खबरें भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होंगी। ऐसी सूरत हाल के दौरान आपको याद होगा कि PTI ने कहा कि हम सियासत नहीं करेंगे और इसी तरह के बयानात हुकूमत की जानिब से भी सामने आए। लेकिन अब कुछ बयानात जो हैं वो ज़रूर आ रहे हैं। पहले कहा गया था कि सियासत नहीं होगी, अब मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। आपकी नज़र में क्या पेशरफ्त हो रही है? कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या क्या हो रहा है? गुरमानी साहब, इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं बिल्कुल, आपने जो अपने ही सवाल में एक बात की कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुश्किल की घड़ी में या इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि सूबा KP के अंदर और बिलखसूस आज पेशावर के अंदर अगर आप देखें तो मुझे अफसोस होता है कि वाक़तन हम सियासत नहीं कर रहे और ना हमें सियासत करनी चाहिए। लेकिन तल्ख़ हकीकतें हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो हमें अपने सामने रखने चाहिए। पिछले 12 साल से इसी जमात की हुकूमत है सूबा KP में, और आपको याद होगा कि इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का भी आगाज़ किया था और वो ऑलरेडी नैब उसकी प्रोब भी कर रहा था। उसका अभी क्या स्टेटस है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर के नैब अथॉरिटीज़ को भी बताना चाहिए कि अभी उस बिलियन ट्री सुनामी की जो प्रोजेक्ट था जिसमें करप्शन के अंबार लगे हैं, उसका क्या स्टेटस है और उसका क्या बना है। क्योंकि उनकी इनिशियल इंक्वायरी के मुताबिक 250 मिलियन ट्रीज़ जो हैं या दरख्त जो हैं वो पौधे प्लांट किए गए थे या पौधे लगाए गए थे। उसके अलावा बहुत बड़ा गबन हुआ है। और आज जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं या मौसमी तब्दीली के हवाले से जो इश्यूज़ या असरात नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने है कि पेशावर जैसा शहर भी ये उस हुकूमत की नाअहली है। और लाहौर में अगर बारिश का पानी खड़ा हुआ तो उस पर सियासत की गई, उसके ऊपर मीम्स बनाई गई, उसके ऊपर क्या कुछ नहीं कहा गया। यहाँ सैदपुर में जो हुआ उस पर क्या कुछ नहीं कहा गया। थोड़ी सी अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हमने अपने सूबे में जिसमें 12 साल से वो हुकूमत किए हुए हैं उन्होंने वहाँ पे क्या चांद चढ़ाए हैं या क्या मंसूबे दिए हैं। इस हवाले से कोई मिटिगेशन अडेप्टेशन के हवाले से कोई काम हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो बताया जाए। बाकी हम तो मदद कर रहे हैं, NDMA भी मदद कर रहा है और सूबे भी मदद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात का कि ये इस पे सियासत PTI ने की है और हमेशा से PTI ऐसे मुश्किल जो कौम के लिए अफसोसनाक, दिलखराश और मुश्किल वाक़यात होते हैं उन पे हमेशा से सियासत करती आई है। अब आपका सवाल जो है बातचीत के हवाले से, बिल्कुल हमने तो इनको पेशकश की है और हम चाहते हैं कि बातचीत हो। और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मीसाक़ इस्तेकाम पाकिस्तान जो 13 से 14 की शब दरमियानी शब में जिसका जिक्र किया तकरीब के दौरान, बिल्कुल होने चाहिए। मीसाक़ इस्तेकाम पाकिस्तान अभी पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत है, क्योंकि सारी जमातें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे हैं माँ सिवाय PTI के। और PTI जो है माज़त के साथ जो उनका रोल रहा है, मुख्तलिफ जो अहमियत के दिन होते हैं पाकिस्तान के लिए या फॉर द एंटायर नेशन, उसमें अगर आप देखें तो उसमें उनका एक मनफी रोल रहा है, मनफी किरदार रहा है। उनको चाहिए कि वो इस पर भी इंट्रोस्पेक्शन करें, वो इस पर भी दोबारा से विज़िट करें या रीविज़िट करें इस तमाम अपनी स्ट्रैटेजी को। लेकिन मिनिस्टर साहब, ये जो मुज़ाकरात का एक बार बार जिक्र होता है तो उसमें हुकूमत भी कहती है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं, PTI भी कह रही है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर आपकी नज़र में रुकावट कौन है? देखिए, मुज़ाकरात का आगाज़ मैं चंद दिनों बाद देख रहा हूँ और होपफुली मैं बड़ा होपफुल हूँ इस तमाम तर मामले पे। मुज़ाकरात का आगाज़ होगा नेशनल असम्बली से दोबारा, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो कमेटीज़, मैंने आपके पहले भी शो में ये जिक्र किया कि वो तहलील नहीं हुई थी कमेटीज़ जो मुज़ाकराती कमेटीज़ थी, और स्पीकर साहब भी इसमें अपना रोल और किरदार अदा कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए एज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हाउस के अंदर के जो मामलात हैं बिल्कुल हमें वो मिलजुल के चलाने हैं, तमाम तर मामला देखना है। और ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि आयल के उस तरफ बैठे हुए जो लोग हैं, जो अपोजिशन की नशिस्तों पे बैठे होते हैं, वहाँ पे भी ये 9 मई के सज़ाओं के बाद और डिस्क्वालिफिकेशन और डी-सीटिंग के बाद ये बड़ा एक कंसेंसस पाया जाता है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। मेरे से कई मेंबरान ने, अपोजिशन के मेंबरान
या जो PTI कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, उन्होंने रब्ता भी किया है। वो गाय बगाए हमारी दीगर लीडरशिप के साथ, दीगर वज़रा के साथ भी रब्ते में होते हैं और वो अब कन्विंस कर रहे हैं इस तमाम तर मामले पे कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात का बाब खुलना चाहिए और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने चाहिए। अच्छी खुशाइन बात है। ठीक, लेकिन अकील मलिक साहब, ये जो एक तनकीद होती है या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आता है, वो तो PTI ये कहती है कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। तो फिर अगर आप इस मरतबा मुज़ाकरात जिनका आपने जिक्र किया कि आप देख रहे हैं, तो फिर किस मैंडेट के साथ या कौन से मुतालबात हुकूमत मान सकती है, किस मैंडेट के साथ फिर आप बैठेंगे? देखें, उन्होंने अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करनी है, पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर बात करनी है, हाउस के अंदर के मामलात हैं या हाउस के बाहर के मामलात, जो पॉलिटिकल स्पेस एक है, उस हवाले से जो बात करनी है, माँ सिवाय मैं ये भी दोबारा दोहरा दूँ, माँ सिवाय बानी PTI की रिहाई के, क्योंकि वो अदालतों से होनी है, वो हुकूमत नहीं दे सकती। हुकूमत उस पर कोई आंसर नहीं कर सकती। इनको हुकूमत यही 12 दफ़ा कह चुकी है कि आप अदालतों का रुख करें, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। उनकी रिहाई उधर से ही पॉसिबल है। हुकूमत नहीं किसी किस्म की कोई भी रियायत या रिहाई दे सकती। आपके हाउस के अंदर के कोई मामलात हैं, आपके मेंबर्स का कोई इस्तकाक है, आपको पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से बात करनी है, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, तो बिल्कुल हम वक्त तैयार हैं इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए। लेकिन खान की रिहाई वो हुकूमत नहीं दे सकती, वो अदालतें ही देंगी। अदालतों में ही फाइट आउट करना है, लीगल रिकोर्स मौजूद है। नहीं, लेकिन अकील मलिक साहब, ये खान साहब की रिहाई के सिवा बाकी जो मामलात हैं, आप कह रहे हैं कि उन पर बात हो सकती है, तो फिर उनका एक मुतालबा तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील का भी है, तो क्या फिर उस पर हुकूमत रजामंदी जाहिर कर सकती है? देखें, अब ये ब्लैक एंड वाइट है। जो सजाएं हुई हैं, आपने देखा कि पिछले जो 2 हफ्ते के अंदर जो 9 मई के मुख्तलिफ केसेस हैं, और कई केसेस जो हैं वो अभी भी अंडर ट्रायल हैं और अपने इख्तितामी जो उनकी स्टेज है उस पर वो पहुंच चुके हैं। GHQ हमला केस जो है वो भी काफ़ी एडवांस कर चुका है। मैं नहीं समझता कि ऑलरेडी ऑनगोइंग केसेस हैं तो उसमें कोई कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन बना लें या कोई मामला है वो देखें उस पर हावी करने वाली बात है या उसको असरअंदाज करने वाली बात है ट्रायल को। और ट्रायल स्टेज पे अब वो इतनी एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गए, या तो ये शुरू में बन जाता तो शुरू में मामलात हो जाते, या उस नशिस्त में बन जाता जब ट्रायल इतने एडवांस प्रोसीड नहीं किए थे। अब इस वक्त 11th आवर पे कह देना, जब काफ़ी केसेस का फैसला भी हो चुका और कई केसेस जो है उनमें फ़ैसला जल्द जो है वो आ जाना है, ट्रायल की जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद, तो अब जो भी मामला है अब उस पर कोई कमीशन, वैसे तो कोई कदगन नहीं है कानूनी तौर पर, कमीशन किसी भी वक्त बन सकता है, ठीक है, लेकिन उन केसेस को के ऊपर प्रेजुडिस होना या असरअंदाज होना, मैं समझता हूँ कि कमीशन की इस वक्त जो अनाउंसमेंट है वो शायद असरअंदाज कर सकती है इस तमाम तर मामले पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कन्विंस कर लें इस हवाले से कि कमीशन क्यों बनना ज़रूरी है, क्योंकि कई जो सज़ाएं हुई हैं वो आपके सामने, उनका रोल भी वहाँ पे मौजूद था, उन तमाम तर लोगों का जिनको सज़ाएं हुई और फिर सब्सिक्वेंटली उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और डीसीटिंग भी हुई है। तो इस तमाम तर मामले के ऊपर मैं समझता हूँ अगर PTI के पास कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है तो बिल्कुल उस नशिस्त में ले आए और हमें कन्विंस कर ले, क्योंकि जो CCTV की डिमांड की जाती है या एमेचर वीडियोस जो उनकी अपनी हाथों की बनाई हुई हैं, जो अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारा एडमिसिबल एविडेंस था, वो सारा एडमिट हो चुका है ट्रायल स्टेज के ऊपर बतौर सबूत, और उनके खिलाफ ही वो सबूत पेश किया गया है तर मुल्ज़मान के खिलाफ जो वहाँ पे वीडियोस में नज़र आ रहे हैं, CCTV में नज़र आ रहे हैं। ठीक है अकील मलिक साहब, सर अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू कर रहे थे जो PTI के साथ मुज़ाकरात हैं। अब मज़ीद जो सवालात हैं वो भी हम बैरिस्टर साहब के सामने रखेंगे। बैरिस्टर साहब, ये जो हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे PTI के हवाले से, लेकिन अब जो ऐवान के अंदर और वैसे भी जो मुतालबा किया जा रहा है, हमने देखा है कि जो अमेरिका के साथ बातचीत, वो फिर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, मिनरल्स हो या तेल के हवाले से जो मुआहदे थे, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, कहाँ तक बात आगे बढ़ सकी है? जी बिल्कुल, आपने देखा कि अभी तकरीबन 11-12 अगस्त को जो है CT डायलॉग हुआ है इस्लामाबाद में, और वहाँ के जो काउंटर टेररिज्म
कि एक बड़े ऑफिसर हैं और उनकी डेलीगेशन यूएस से वो आई हुई थी। काउंटर टेररिज्म डायलॉग इस्लामाबाद हुआ और उसमें बड़ी अच्छी मुस्बत पेशरफ्त हुई है कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है और जो कोऑर्डिनेशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन, फर्दर ऑगमेंट किया जाएगा और फर्दर उसको मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा, ताकि जो हालिया हमें इन द रीसेंट पास्ट जो कामयाबियाँ मिली हैं और जो हमारी कोऑर्डिनेशन रही है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, उसको हम मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं और मज़ीद फ़ाल करना चाहते हैं। तो ये उसी का ही हिस्सा है और उसी का एक सिलसिला है जो हमने आगे प्रोसीड किया। पहले वो वाशिंगटन डीसी में काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ था, सिटी डायलॉग, और अब इस दफ़ा इस्लामाबाद में हुआ है जो कि असल में जून में होना था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान भारत जंग हुई और फिर उसके बाद जो तमाम तर मामलात हुए और फिर ये डिले हो के ये अब अगस्त में हुआ है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है वो एक शेयर्ड काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी होगी, वेल कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी होगी जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान होगी। और उसमें उस स्ट्रैटेजी के थ्रू और उस प्लान के थ्रू इंशाल्लाह आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन होगी उसमें आप जो दहशतगर्दी का नासूर है और दहशतगर्दी से मुंसलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसकी रोकथाम और उसको जड़ से ख़त्म करने में बहुत मदद और कारआमद वो साबित होगा और मदद हासिल होगी। सर, ये जो आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा ने कौमी असम्बली के अंदर ये मुतालबा भी किया कि अमेरिका के साथ कौन से मुआहदे हो रहे हैं इस हवाले से बताया जाए, और साथ में उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान के करीब सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि वो भारत को बार्गेनिंग पोजीशन में ला सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उनकी ट्रेड टॉक्स थी भारत के साथ वो उन्होंने अभी रिसेंटली कैंसिल की हैं। ये अगेन पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी जो है ये उसका सहरा है। और पाकिस्तान ने जब अपना मौक़िफ़ पेश किया दुनिया के कैपिटल्स में जाके, जो हमारी हाई लेवल डेलीगेशन गई थी, और उसके बाद मुतवातिर तौर पे हम इंगेज्ड हैं सफारती तौर पे और डिप्लोमेटिकली, जो हमने अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ भी जो इंगेजमेंट है। तो भारत का चूरन अब नहीं बिक रहा। भारत की जो पोजीशन इस जंग से पहले थी अब वो पोजीशन नहीं रही। और यही आप देखेंगे कि जो मादनियात के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट फोरम भी हुआ था यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, और उसके अलावा जो एक हमारी एक्सपोर्ट है यूएस, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जो एक्सपोर्ट्स जो बढ़ेंगी वो आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि एमओयूज़ के अलावा जो प्रॉपर एग्रीमेंट्स भी हैं वो भी इंशाल्लाह आपके मंजर आम पे आएंगे। और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंशाल्लाह बाकायदगी से उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाएगा और प्रॉपरली उसके जो समरात हैं वो पाकिस्तानी कौम तक, पाकिस्तानी अवाम तक और पाकिस्तान की मईशत में वाज़े फ़र्क इंशाल्लाह आपको पॉजिटिवली नज़र आएगा। लेकिन अकील मलिक साहब, ये जो भारत के हवाले से हमने जिक्र भी किया, तो इसी के साथ साथ हाल ही में जो आलमी अदालत का फ़ैसला था, तो भारत का ये भी मौक़िफ़ आया कि अदालत के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इस हवाले से फ़ैसला दें। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इस पर क्या कोई पेशरफ्त हुई है? देखें, 2023 में हम ऑलरेडी एक इशू पे आर्बिट्रेशन में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने अपने लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं और तमाम तर जो लीगल रिकोर्सेज हमें अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे उस ट्रीटी के अंदर या अदरवाइज विद इन द रेल्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो हम बिल्कुल उसको इस्तेमाल करेंगे। और हमने इसी तरह उसका इस्तेमाल करते हुए एक मुतफरक दरख्वास्त भी डाली इस तमाम तर यूनिलैटरल सस्पेंशन के ऊपर, और वहाँ से जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने फ़ैसला दिया, और उन्होंने जो अवार्ड दिया और डिसीजन दिया अपना, उन्होंने कहा भारत यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, ना कैंसिल कर सकता है, ना मनसूख कर सकता है। बिल्कुल ट्रीटी के अंदर जो है आर्बिट्रेशन मौजूद है, और भारत ने जो इक़दाम उठाए हैं वो सरासर इल्लीगल हैं, अनलॉफुल हैं, और वो वॉइड एब इनिशियो है कि वो सरे से ही गलत इक़दाम है जो भारत ने उठाया या भारत का जो मौक़िफ़ है। भारत ने फिर झूठ बोला है। भारत ने कहा है कि हम बिल्कुल इस फैसले को नहीं मानते। उनके मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारत खुद जो है फैसला ऑलरेडी मान चुका है। किशन गंगा डैम का आपको याद होगा 2013 में भारत ने वो तमाम तर मामला किशन गंगा डैम के हवाले से हुआ था, और उसमें उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला तस्लीम भी किया है और फैसला माना भी है। तो 10-12 साल बाद आके ये कह देना, जब ट्रीटी जो है 1960 में एग्जीक्यूट की गई थी और साइन की गई थी,
और मुतवातिर तौर पे डेटा भी शेयरिंग होती रही है। हमारे कमिश्नर्स भी शेयरिंग करते रहे हैं, आपस में राब्ते में भी रहे हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कमिश्नर्स अपॉइंटेड होते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को भी मानते रहे हैं और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला भी माना है। तो इस सिचुएशन पे आके और ख़ुद से अपने तय जो है मनसूख कर देना उस ट्रीटी को और फिर कह देना कि जी हम इसको नहीं मानते, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल कवानीन है, हमारे बैनुल-अक़वामी कवानीन है, कन्वेंशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनको मानना होगा और उनको तस्लीम करना होगा। जब आप सिग्नेटरी हो तो आपको वो मानना भी पड़ता है। चलें, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने जो सियासी इस्तेकाम है या बातचीत के हवाले से एक बड़ी अहम उन्होंने बात की है कि वो बहुत जल्द PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ होते हुए देख रहे हैं और वो ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद जो स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी तश्कील दी थी मुज़ाकरात के हवाले से, शायद एक मरतबा फिर वही कमेटी फ़ाल हो और वही कमेटी मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि इस वक्त मुख्तलिफ़ बयानात जो हैं वो आ रहे हैं और बैरिस्टर अकील साहब की जो गुफ्तगू थी वो भी आपने सुनी। उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि शायद हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। इस वक्त आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शेरपाव साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा या ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त सैलाब जैसी सूरत हाल, क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान को सामना है। फिर कुछ बयानात आए थे कि ऐसे माहौल में सियासत नहीं की जाएगी, लेकिन अब हमने देखा कि सेनेट ने जो एंटी टेररिज्म बिल है वो भी मंजूर किया और अब एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी है। हमने एक मुज़ाकरात के हवाले से आपका बयान भी देखा था सर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम के हवाले से अगर बात की जाए तो आपकी नज़र में क्या हल है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? नादर साहब, हालात तो बहुत ही पेचीदा है और ख़ासकर हमारे सूबे में तो सिर्फ सैलाब नहीं है, दहशतगर्दी की लहर भी बहुत शिद्दत के साथ हम वहाँ पर महसूस कर रहे हैं और हर एक रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है। ख़ासकर ये बाजोड़ के वाक़यात तो वहाँ पर ऑपरेशन भी शुरू है और लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं। पहले भी लोग मायूस थे और उससे और ज़्यादा मायूसी बढ़ती जा रही है। तो इस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि सबको एक पेज पे होना ज़रूरी है, जिसमें सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सिविल सोसाइटी, तो तब जाके ये सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। मैंने उस दिन वाकई बयान दिया था कि सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर उसके आप इन इश्यूज़ पे तवज्जो नहीं दे सकते हैं। जैसे दहशतगर्दी होगी और ये सैलाब का सिलसिला हो गया, तो पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है अभी और इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए, ये जो हालात है इसका सोचना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए। इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन शेरपाव साहब, मुज़ाकरात की बात PTI भी करती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इसी तरह अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात देखें तो हुकूमत भी ये दावा करती है कि हम मुज़ाकरात के लिए हम भी तैयार हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। तो आपकी नज़र में फिर रुकावट कौन है कि ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पा रहा? ये तो सियासी बयानात है, आपने सही कहा, सियासी बयानात हैं। अगर इन्होंने करना तो ज़िम्मेदारी इस वक्त उस पे है, हुकूमत पे है कि वो इसमें पहल करे और सीरियसनेस दिखाए। अगर पिछले अतवार में आप देखें तो इमरान खान के वक्त में जब वो हुकूमत में थे, उसकी ज़िम्मेदारी थी। ये पार्लियामेंट को अब तक पार्लियामेंट में शोर शराबा है, कुछ सही कोई आवाम के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। तो पार्लियामेंट की भी उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ऑपोजिशन की बात भी सुनी जाए और हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ पेश करे। और इसी तरीके से ये
उसके अगर एक वज़ीर बयान देता है कि जी बातचीत होनी चाहिए, उसके साथ साथ दूसरा वज़ीर बयान देता है कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया और तहरीक इंसाफ ने ये किया, तो इस लिहाज से और इस सिमिलरली दूसरी साइड पर भी तहरीक इंसाफ में भी यकसुई नहीं है, उनके भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, तो इससे हालात और मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। तो नहीं, लेकिन सर शेरपा साहब माजरत आपकी, जी सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपसे पहले अकील साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात तो शुरू हो सकते हैं, इसका इम्कान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के मामले पर पीटीआई के साथ बातचीत नहीं होगी। तो क्या माइनस इमरान खान फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं आपकी नज़र में? और मेरा ख़्याल है कि ये जो सूरत हाल अब बनी हुई है, तो जो बाहर उनके लोग हैं वो तो खान साहब के बग़ैर तो बातचीत नहीं कर सकते, और वहाँ जाएंगे तो वो ये एक शर्त तो ये ज़रूर होगा कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ किया जाए। हालांकि उनकी रिहाई तो अदालत ही दे सकती है और कोई तरीका नहीं है कि जिससे खान साहब को रिहाई मिल सकती है। तो ये एक बड़ा मसला है, इसके लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है कि बातचीत भी हो और उसके बाद अदालत जो फ़ैसला करे उसको सबको काबिल कबूल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन शेरपा साहब इसी के साथ साथ अब जो हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत भी बेहतर हो रही है, हालात भी ठीक हैं, सियासी इस्तेहकाम भी मुल्क में हुकूमत के मुताबिक कोई अदम इस्तेहकाम नहीं है बल्कि इस्तेहकाम मौजूद है, आप ओवरऑल सूरत हाल देख रहे हैं सर कि वाकई हुकूमत की पॉपुलैरिटी हो या मईशत हो वो बेहतर हो रही है, हुकूमत की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है? डॉक्टर साहब, ये दो तीन चीज़ें पैरामीटर्स तो आप देखें ना, जब मुल्क में अमन व अमा की सूरत हाल ठीक नहीं होगी, दहशत गर्दी होगी, तो मुल्क की मईशत भी बेहतर नहीं हो सकती। अब तक तो हमारे सूबे में तो कम अज़ कम और बलूचिस्तान में बहुत से एम्बेसीज़ ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइस दी है कि वहाँ पर ना जाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो मईशत कैसे ठीक होगी। इसी तरीके से मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, अब भी खलीज है, दोनों फरीक एक दूसरे के ख़िलाफ़ है और ये सिलसिला शायद थोड़ा सा रुक गया है सैलाब की वजह से, लेकिन वो एजिटेशन मोड में है, तहरीक इंसाफ और हुकूमत इस मोड में है कि इनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तो ये सिलसिला ये अगर इसी तरीके से रहा तो अगर आज कुछ नज़र आ रहा है मईशत का, तो वो कल या परसों फिर उसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, और इसी अदम इस्तेकाम की वजह से और साथ ही साथ दहशत गर्दी की वजह से आपकी मईशत जो है वो भी अफेक्ट होगी। लेकिन सर आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया या खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, अभी तो जो अमेरिका के साथ मुआहदों के हवाले से बातचीत चल रही है वो तो सर दोनों मिनरल्स के मामले पर भी है और वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर है। मिनरल्स देखें जी, मिनरल्स का लाजमी बात है कि बहुत से लोगों और मुल्कों का इंटरेस्ट होगा हमारे रेयर अर्थ जो है मिनरल्स हैं उस पर उनका इंटरेस्ट होगा, लेकिन जब तक वहाँ पर हालात सही नहीं होंगे तो कैसे ये आगे बढ़ सकेंगे। और इन्होंने तो कोशिश की कि वफाकी हुकूमत ने SIFC ने कि सारे सूबों से करारदाद और वो मिनरल एक्ट पास किया जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अब तक नहीं हुआ। बाकी सूबों में अगर हुआ भी है तो वहाँ पर भी अभी दोबारा एजिटेशन शुरू हुई है कि नहीं हम नहीं मानते। तो ये सूरत हाल तो पेचीदा है और इसमें तो इस लिहाज से तो काम नहीं हो सकेगा कि आप वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें।
बिल्कुल बिल्कुल शेरपा साहब, दो सर मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो अब इस वक्त जो सियासी माहौल है मुल्क के अंदर, उसमें मियाँ साहब का बड़ा जिक्र होता है। कुछ जमातें ये दावा करती हैं कि शायद मियाँ साहब इस माहौल से खुश नहीं हैं। कुछ ये दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में मियाँ साहब दोबारा एक्टिव होंगे। आप बतौर सीनियर पॉलिटिशियन सर मियाँ साहब की खामोशी को किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि वो खामोश हैं या नहीं? वो जो नून लीग दावा कर रही है कि वो पीछे बैठ के सारा गाइड वही कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको ज़रा ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। उनको अब उस तरीके से एक्टिव नहीं है जैसे कि लोग चाहते हैं। और सिर्फ PMLN के वर्कर्स नहीं बल्कि आवाम जो उनसे तवक्को रखती है तो वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हो। वो अब तक हमें नज़र नहीं आया। तो आपकी नज़र में सर इसकी वजूहात क्या है? क्या वाकई इस तासुर में कोई हकीकत आप समझते हैं, सदाकत है कि मियाँ साहब वाकई इस सेटअप से खुश नहीं हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक उनकी वो है कि वो खुश है या ना खुश है, उनके भाई मुल्क का वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है पंजाब की, सबसे बड़ी सूबे की, और भाई उनके साथ वक्तन फ़वक्तन उनके साथ मशवरा करते हैं, एडवाइस लेते हैं। बेटी को तो वो गाइड कर रहे हैं हर एक उस पर, और साथ ही साथ जो भी वहाँ पर पंजाब में जो कुछ होता है तो इनके गाइडेंस से ही होता है। तो उस लिहाज से तो उस हद तक वो पंजाब में गाइडेंस देते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उनको ज़्यादा प्रोएक्टिव पूरे मुल्क में होना चाहिए। अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले बलूचिस्तान के डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब उनके पास गए थे लाहौर में, और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप बलूचिस्तान के मसले पे आके वहाँ पर बातचीत करें और इसको बेहतरी की तरफ ले जाए। तो उन्होंने तो हाँ कहा, लेकिन अब तक गए नहीं। बिल्कुल शेरपा साहब, एक आखिरी सवाल होगा सर कि इस वक्त जो हमेशा आपने सर कई हुकूमतें बनते देखी हैं, हुकूमतें गिरते आपने देखी हैं, ये हमेशा जो सेम पेज का एक जिक्र होता है, अभी भी ये दावा भी किया जा रहा है या मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं उनके आप अगर बयानात भी देख लें तो ये जो सेम पेज की एक कहानी है, आप क्या देख रहे हैं सर? ये कितना देरपा होगा? ये किस हद तक जो है वो हुकूमत के लिए बेहतर है? किस तरह इस सेम पेज के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं वुज़रा, इनको आप किस तरह देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि लगता तो है कि प्राइम मिनिस्टर और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं और एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं, मगर ये है कि जो सूरत हाल है, और ख़ासकर जो सियासी अदम इस्तेकाम है या जो PTI फैक्टर है या इमरान फैक्टर है, उसमें अब तक कोई बेहतरी नहीं आई है। अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से रही तो उससे हालात मैं नहीं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाएगी। नहीं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान क्या PTI की मकबूलियत में आप समझते हैं कि कमी आई है? कुछ हद तक तो कमी आई है। जो परफॉर्मेंस है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, उससे तो वो है, लेकिन लगता ऐसी है कि लोग जो उनके साथ वाबस्ता हैं तो वो ये समझते हैं कि इमरान खान निकलेगा तो सारा मसला हल हो जाएगा, जो कि मैं नहीं समझता कि उस तरीके से कुछ हल होगा। उनके लिए उन पे प्रेशर भी है और उनकी कारकर्दगी, चाहे जो उनके लीडर हैं उनकी कारकर्दगी हमें कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा में भी और पूरे मुल्क में PTI की कारकर्दगी अच्छी नज़र आ रही है, तो उससे मायूसी ज़रूर पैदा हुई है। ठीक है आफ्ताब अहमद खान शेरपा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकाल दिए। नाज़रीन, शेरपा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इससे पहले अकील साहब की गुफ्तगू भी। अब जो हुकूमत ये इम्कान ज़ाहिर कर रही है कि शायद आने वाले दिनों में जो स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी तश्कील दी थी वही दोबारा फ़ाल हो जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। अब देखें कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।